दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा टीवी का मैत्री संवाद का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमने खास आज आमंत्रित किया है विवेक बंसोड़े साहब को। जी हाँ, विवेक बंसोड़े साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से बुद्ध फुले शाहू आम्बेडकरी विचारों से प्रभावित है। रिपब्लिकन सेना के वो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत ही अच्छे तरह से वो रिपब्लिकन सेना के सेनानी बोलकर वो काम करते हैं। और उन्होंने ऐसे में हाल ही में महारांचे अस्तित्व 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगाव अस्मितेच्या लढाईचे वास्तव, ये उन्होंने किताब लिखी है। और मुझे बोलते हुए बहुत खुशी है कि आज 207वां जो भीमा कोरेगाव शौर्य दिन है, इस शौर्य दिन के अवसर पर वो इसी स्तंभ के पास मुझे मिले हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके जीवन और कार्य के बारे में। जय भीम बंसोड़े साहब। जय भीम सर जी। सबसे पहले मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मुझे बोलने का लिए मौका दिया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाती और अम्बेडकर परिवार के साथ हम लोग एकजुटी से काम करते हैं। और यहाँ का जो हमारा जो नियोजन है, आप यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि अपने सामने विजय स्तंभ है, जहाँ पे 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आके गए। उनके बाद यहाँ पे उनके बेटे सूर्यपुत्र भैया साहेब अम्बेडकर, उनकी बहू मीराताई अम्बेडकर, उनके नाती बाला साहेब अम्बेडकर, आनंदराज अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, अमन अम्बेडकर, सुजात अम्बेडकर, पूरा अम्बेडकर परिवार यहाँ पे आता है। और उनके उपस्थिति के अंदर यहाँ पे जो भी पारंपरिक प्रोग्राम होते हैं जो अम्बेडकर फैमिली से रिलेटेड है, यानी समता सैयद की कवायद संचलन हो या अन्य जगह आप देखिएगा रिपब्लिकन वे सेना की तरफ से शौर्य पाठ है, उसके बाद उनकी अभिवादन सभा है, मानवंदन का प्रोग्राम है, ये सभी यहाँ पे कराया जाता है। यहाँ का नियोजन पे पूरी तरह से नियंत्रण ये अम्बेडकर फैमिली का है। अम्बेडकर के फैमिली को पूछे बगैर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं होता। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो सजावट है, ये देखिए हम लोग ने, हमारी संकल्पना थी कि यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान लिख के जो संविधान इस देश में अमल में है, उसको 75 ईयर्स हो गई, उसका अमृत महोत्सव वर्ष है। और अमृत महोत्सव वर्ष के दिन में उस जैसी एक थीम रहनी चाहिए, स्तंभ के ऊपर सजावट की एक थीम होनी चाहिए। उस ढंग से हमने भारतीय संविधान का प्रस्ताव उद्देशिका, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का तेल चित्र और ऊपर जो नवयान बौद्ध जो झंडा है अपना नीला झंडा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने को दिया है, जो समता बंधुत्व का नारा देता है, जो एक राष्ट्रीय एकात्मता को जोड़ के रखता है, और नीला झंडा जो इसका जो प्रतीक है, जो संविधान और उद्देशिका, इसके ऊपर जो अपन एक नीला झंडा दिया है, बाद में उसको एक पंचशील जो अपने बुद्ध धम्म का झंडा है, पंचशील जो शांति का प्रतीक है, वो इनके लिए अपन एक कवर किया है। मतलब एक प्रकार यहाँ पे जो महाराव ने शौर्य किया था, और वो अभी जो बौद्ध है उनको जो अभिप्रेत भारत है, उसका अपन ने कहा था एक सजावट में थीम्स निर्माण करके यहाँ की सजावट की है। जी जी, बंसोड़े साहब, अभी आपने जो जिक्र किया है इस स्तंभ के बारे में, सजावट के बारे में, तो PWD के माध्यम से और बाल्टी के माध्यम से इसका काम किया जाता है, सजाया जाता है और इसको सजाते हैं। तो इस संकल्पना जो आपको किस तरह से संकल्पना सोची आपको? यहाँ पे जो यहाँ का जो देखभाल है, जो नियोजन है, गए 3 साल से महाराष्ट्र शासन करता है। पर उससे पहले यहाँ पे हम लोग स्थानीय समिति और हम लोग मिलके यहाँ का पूरा नियोजन करने के थे। यहाँ की जो स्तंभ सजावट है ये भी हम करते थे। तो समय हर साल स्तंभ कैसा, उसकी देखभाल, मतलब सजावट कैसी, उसमें थीम्स क्या है, ये पूरी थीम्स हम गवर्नमेंट को सबमिट करते। फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर अप्रूवल देके उस थीम्स को एक अम्बेडकर मूवमेंट ने हमको दिया है, उसको अम्बेडकर मूवमेंट को ऐसा स्तंभ चाहिए सजावट, इस तरीके से वो स्वीकार करके उस ढंग की थीम बनाने की कोशिश करता है। जी जी, बंसोड़े साहब, इस शौर्य स्तंभ को निर्माण करने के लिए, यानी उसको सजाने के लिए कितने दिन लगते हैं? कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं। आप देखते हैं कि इस टाइम अपन ने यहाँ पे आर्टिफिशियल फूल यूज़ किए, क्योंकि क्या है, स्तंभ की देखभाल, स्तंभ की दुरुस्ती करना बहुत ज़रूरी है। जी जी, तो उन्होंने इसलिए अपन क्या किया इस साल कि जो नेचुरल फूल थे उसको छोड़ के कृत्रिम फूल का इस्तेमाल करके ऊपर का जो फ्लोर है पूरा उसको 1 लाख फूलों से, कृत्रिम फूलों से सजाए। और नीचे का 1 टन से ओरिजिनल फूल का मिक्स करके उसका फूलों की सजावट सब किया है। जी जी, बंसोड़े साहब, अभी जिक्र किया आपने कि ऊपर का जो हिस्सा है उसको कृत्रिम फूलों से सजाया जाता है, ये क्यों, ऐसा क्यों? सर जी, स्तंभ के ऊपर बिजली गिर गई थी कुछ साल पहले। हाँ, तो उसकी दुरुस्ती होना, उसकी देखभाल होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने PWD से, गवर्नमेंट से पत्र व्यवहार किया कि आप इसको दुरुस्ती कीजिए। तो उन्होंने क्या कि ठीक है भाई, हमने उनको सोचा कि जिसका उसके ऊपर ज़्यादा वेट ना दिया जाए। वेट उसका कम हो जाए। फूलों से क्या होता है, फूलों का वेट गिला बहुत ज़्यादा होता है, तो आर्टिफिशियल का फूल 90% वेट उसका कम ले जाता है। तो इस टाइम एल्यूमिनियम फ्रेम
और उसके ऊपर आर्टिफिशियल फूल करके अपन ऊपर से किया, जिसकी वजह से स्तंभ को कोई भी खरोच ना आए, कोई भी उसका टूटे ना, वही उसके जो रियलिटी है वो वैसी रह जाए। जी 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 जी। आपके मार्गदर्शन में स्तंभ को सजाया गया है, तो कितने लोग इसके अंदर जुड़े थे काम के लिए? इससे अगर हमसे कम 70 से 80 लोग हम लोग थे, जो डे नाइट हम यहाँ पे काम करने के। आज आपको बताऊँ कि 25 तारीख से इस स्तंभ की सजावट का प्रक्रिया पूरी तरह से चालू है। जी 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 जी। यहाँ अक्सर लोग 4-5 दिन पहले से ही आते हैं, तो सजावट में कुछ रुकावट होती क्या लोगों की ओर से? नहीं नहीं, अपने लोग सबसे पहले तो मैं आपको बोलता हूँ कि अम्बेडकर अनुयायी जी। ये शिस्तबद्ध और शिस्तप्रिय समाज है, वो कभी भी किसी को बाधा लाते नहीं। और इस नियोजन में भी और स्तंभ सजावट में कोई बाधा नहीं। उन्होंने उल्टा सजेशन जो हमको कमी लगी उन्होंने बताया, आइडिया दिया, हम सबके आइडिया स्वीकार करके हम लोग ने उसको प्रमोट करके स्तंभ की सजावट कर ली। जी जी जी। अभी अभी मेरे साथ बात करते समय जिक्र किया कि रात के 4 बजे थे आपको सजावट करने के लिए, तो अभी भी यहाँ पर मौजूद है आप, तो क्या लगता है काम करते समय आपके दिल को? देखो, ये हमारे दिल को तसल्ली होती है कि हम लोग जब बाबा साहब थे तब हम लोग नहीं थे, पर आज बाबा साहब नहीं है पर हम लोग हैं, पर उनकी मूवमेंट हमको आगे लेके जाना, उसके लिए दिन क्या और रात क्या अपने को मूवमेंट के लिए काम करना चाहिए। जी जी जी। बनसोड़े साहब, रिपब्लिकन सेना के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये भी काम बहुत अच्छी तरह से करते, तो ये काम किस तरह से रहा है आपका? सर जी, आप देखिए इंदू मिल का आपने आंदोलन देखा होगा। इंदू मिल के आंदोलन के जो बाबा साहब का स्टैचू और बुद्ध का स्टैचू ये पुणे से मैं लेके गया था। बंतेगन के सारे जो लेके गए थे पुणे से मैं लेके था। और प्राइम मिनिस्टर की जो भी मीटिंग हो गई इंदू मिल के टाइम पे, उस सब में मीटिंग में मैं था, उपस्थित था, इसलिए मुझे पता है। तो इसलिए मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, मूवमेंट में क्या स्टेप लेना चाहिए और कौन से स्टेप लेने के बाद मूवमेंट आगे बढ़ेंगी, उस ढंग से मैं रिपब्लिकन सेना का काम करता हूँ। जी 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 जी। बनसोड़े साहब, आपने जो किताबें लिखी है महारांचे अस्तित्व 1 जानेवारी 1818 भीमा कोरेगाव अस्मितेची लढाई ये वास्तव, ये एक संकल्पना आपको कैसे सूझी कि किताब लिखी जाए? सर जी, मैं आपको बोलता हूँ कि ये किताब आपने पढ़ी होगी तो आपने इसमें देखा रहेगा कि मैं जो अंबेडकर मूवमेंट का जो कार्यकर्ता है, अंबेडकर मूवमेंट में जो दंगल देखी है, आपको बोलता हूँ 2018 की जो दंगल थी, वो दंगल के टाइम पे मैं यहाँ पे ऑन द स्पॉट पे उपस्थित थी। हम लोग ने पुलिस को बताया था 1 महीना पहले कि यहाँ पे दंगल होने वाली है। अगर पुलिस वालों ने ऑन द स्पॉट उस टाइम पे कोई डिसीजन लेते थे तो दंगल रोकी जा सकती थी, पर पुलिस वालों ने उसको निगलेक्ट किया। और हम लोग जो बता रहे थे कि भाई दंगल होने, उसको रोको रोको रो, अगर वो रोकते थे टाइम पे तो आज दंगल होती नहीं थी। तो जैसे ही दंगल हो गई, कुछ लोग बोलने लगे कि महार देशद्रोही है, मारो ने लड़ाई लड़ी नहीं। तो बहुत जनों ने, कुछ लोगों ने किताब लिखा, कुछ लोगों ने आक्षेप लिया और अपने जो शूरवीर अपनी गाथा है उसके ऊपर उन्होंने आक्षेप लेना शुरू किया। तब से मेरे दिमाग में एक चल रहा था कि नहीं, इसका सड़े तोड़ जवाब अपने को देना है। कुछ भी हो अपने को इसका अभ्यास करना है, इसका संशोधन करना है। तब से लेकर मैंने जो संशोधन किया, अभ्यास किया, उसके बाद मुझे जो जो बातें पता चली, जो जो प्रूफ मिला, वो प्रूफ मैं इस किताब के अंदर लिखना शुरू किया। लिखने के बाद ये प्रूफ पुस्तक इतना जबरदस्त और इतना कंप्लीट हुआ, अच्छा हुआ कि इस भीमा कोरेगाव के लड़ाई के बाबत टोटली पूरा डिटेल एक ना एक बात इसके ऊपर लिखा है। आप अगर अपने ये पुस्तक पढ़ी रहेंगी तो आपको पता चलेगा कि महारों ने किस तरह कुछ शूरवीरों की तरह लड़े। सिर्फ भीमा कोरेगाव ही नहीं, खरड़ा की लड़ाई होने दे, उससे पहले पेशवाई का टाइम हो दो, छत्रपति शिवाजी महाराज का हो दो, या तो अपन नागवंशीय बौद्ध महारों को देखो। नागवंशीय बौद्ध महारों से कालखंड से लेके आज तक महारों की कामगिरी का पूरा उल्लेख इसके अंदर है। अगर आप ये पढ़ेंगे तो जो भीमा कोरेगाव क्यों आना है, बाबा साहब की भीमा कोरेगाव के आने के बारे में सोच क्या थी, ये सारी आपको इस किताब में पता चलेगा। और जो हमारे लड़ाई पे सवाल उठाते उनके जवाब इस किताब में आपको मिलेंगे। बनसोड़े साहब, ये जो स्तंभ है और आसपास जो परिसर है, ये जो परिसर है कोर्ट के विवाद में है, ऐसा सुना है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? आपको पता चला है कि ये यहाँ से लेके जो राइट हैंड पे जो घर है वो बिना परवाना कौन सा भी डॉक्यूमेंट्री न करता उन्होंने बांधा हुआ था। तो उसके लिए हम लोग ने 2008 को माननीय तहसीलदार को, प्रांत को कंप्लेंट किया कि भाई बिना परवाना स्तंभ के राइट हैंड साइड पे आपने कौन से एंगल से ये घर बांधा। तो ये अतिक्रमण तोड़ने के लिए हम लोग ने एक लड़ाई शुरू की। अनुसार कुछ लड़ाई की हमको कामयाबी मिली। आपने देखो उसके शॉप्स थे यहाँ पे, जो मालवतकर बोल के उसने अतिक्रमण किया, उसके शॉप्स थे।
उसके कुछ घर थे सब तोड़ दिए। अच्छा। पर जब ये घर तोड़ने के बाद आए तो वो कोर्ट में चला गया। अच्छा। जो घर का वो इसका वाद था कि भाई अतिक्रमण के मारा घर तोड़े ना, पर उसको बाद में उसने जगह पे लाया और वो न्यायालय में उसमें दावा ठोकने लगा। वास्तव में वो नीचे के सिविल कोर्ट में जिला प्रशासन कोर्ट में वो हार गया है और सर्वोच्च कलाएँ अपना उच्च न्यायालय के अंदर भी वो हार जाएगा, क्योंकि कौन से भी बुने पिने, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और अगर आपको ये जगह का वाद आपको क्या है ये जानना हो तो आप वास्तव किताब पढ़िए। इसके अंदर आपको जगह का वाद, दंगल से जुड़ी हुई पूरी घटनाएं, कैसी दंगल हुई, उसके डॉक्यूमेंट्री, जगह न्यायालय में क्या इसका प्रोसेस है, न्यायालय में कौन सी स्टेप है अभी, ये भी आपको इस किताब में जानकारी मिलेगी। ये दूसरा बाजीराव पेशवा और सिद्धनाथ महार इनमें जो जंग हुई थी, ये अपने पीछे जो नदी है, ये तो ये जंग किस तरह से रही थी, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। आपको बताना चाहता हूँ कि सिद्धनाथ महार, ये जो आपको मालूम है खरड़ा की लड़ाई बोल के बहुत फेमस लड़ाई जो भीमा कोरेगांव से 23 साल पहले हुई थी। अच्छा। हाँ, जो 23 साल होते तो उन्होंने वहाँ पे उनका तंबू बहुत बड़ा तंबू था। अच्छा। तो वहाँ पे पेशवा को उनका तंबू रुझा नहीं कि भाई एक महार सैनिक इतना बड़ा तंबू, उसकी इतनी बड़ी फौज है जो पेशवा के खंधे को खंधे लगा के लड़ रहा है, और जिन्होंने उसका तंबू इतना बड़ा राजेशाही थाट के साथ था, तो उसके वजह से उनका उधर वाद विवादों ने उनका मजाक उड़ाया और तब से वो सिद्धनाथ ने उनको चैलेंज किया। अच्छा। और उनको ललकारा, पर तभी भी उन्होंने उस टाइम पे खरड़े की लड़ाई पेशवा के साथ मिलकर लड़े और माधवराव पेशवा की जान बचाई। अच्छा। उनको ये बात रूझी नहीं, तो उन्होंने एक मार्शल लॉ किया। मतलब उसके बाद वो अपने रजवाड़े में, उनका जो ये था शनिवारवाड़ा, वहाँ पे आए। अच्छा। पर वहाँ पे जब उन्होंने आके देखा कि भाई जो हमारे महार सैनिक थे, जो शूरवीर थे, योद्धा थे और दिखने को ऐसे पूरे हट्टे खट्टे थे, बॉडी बिल्डर थे, तो उनके पेशवाई को कुछ रानियों के साथ प्रेम संबंध थे। अच्छा। तो वो प्रेम संबंध होने के बाद वो पकड़ने के बाद उनके ऊपर मार्शल लॉ लगाया गया कि भाई दिखने को इतने हैंडसम थे, सब थे, पर अभी हो जाता है प्रेम संबंध तो कोई भी जाते। अभी तो आप देखेंगे लास्ट टाइम पे सैराट होता, क्यों होता भाई, मूवी देखा आपने, उस तरीके से कुछ तो जाति व्यवस्था उस टाइम पे तो ज़्यादा ही जुड़ी हुई थी। अच्छा। तो वो जाति व्यवस्था के कारण वहाँ पे कि जो जिनके साथ प्रेम संबंध था उस व्यक्ति की हत्या पेशवाओं ने कर दी। और उसकी ये सारी बात अलेक्जेंडर रॉबर्टसन इनके किताब में महार फॉक में लिखी हुई है। तो पेशवा और महारों के संबंध अच्छे थे जो खरड़ा की लड़ाई तक। सिद्धनाथ महार उनके तरफ से लड़े थे और उनको लड़ाई भी जीत के दिए, पर ऐसा ही 23 साल के अंदर क्या हुआ कि जो महार पेशवाई की तरफ से लड़ने वाले थे वो अचानक कोरेगांव के भीमा में ब्रिटिश की तरह से लड़ गई। अच्छा। क्योंकि इस 23 साल के अंदर महारों के आगे मड़कर पीड़े झाड़ू गया था। अच्छा। अच्छा, पेशवाई बोलते उसको पेशवाई बोलते। पेशवाई ने जुल्म करना शुरू किया। भाई आज जो हुआ है, अगर ये लोग ऐसे ही रहे तो कदाचित बोलते ना अपना अभी के राष्ट्र में इंटरकास्ट मैरिज बोलो हो ज़्यादा तरीके पे हो जाएंगे, बोल सकते हैं आप, या उस टाइम की क्या सोच थी। अच्छा। तो वैसा वो हो गया और उस टाइम वो आदमी का सैराट हो गया। जी। जो आपके भाषा में, आज के भाषा में आपको बोलता हूँ जी। और उसके बाद भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई, जो महारों ने अपना फिर से शौर्य पराक्रम दिखाया और ये लड़ाई जीत दे जाके पेशवाई का अंत किया। जो पेशवाई को तुम जीता के दे सकते हो, पेशवाई को हरा भी सकते, ये उन्होंने सिंबल दिया और ये भी किताब में लिखा है। जी। बंसोड़े साहब, आपकी किताब में एक चैप्टर ऐसा है कि महारों का पराक्रम और उसका अस्तित्व, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर जी, आप देखिए, मेरा जो पैराग्राफ पे प्रकरण है पहला, हाँ जी, उसमें आपको दिखाया कि महार का पराक्रम हो, उसमें मेरे को दिखाने का इच्छा था कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आपको नागपुर में 1956 साल बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। तो बौद्ध धम्म की दीक्षा देने से पहले उन्होंने क्या किया, बौद्ध धम्म क्यों स्वीकार किया? तो बौद्ध धम्म स्वीकार करने के पीछे बहुत से कारण थे। जैसे कि अपन खुद अपन एक नागवंशी है जी। तो नागवंशी अपन पूर्व से राजा थे। अच्छा। इस धरती के अपन राजा थे। जैसे आप बोले कि महारों का राजा महाराज, महारों की रानी महारानी, तो ये महार और राजा और महारानी शब्द कहाँ से आए? जी। हम लोगों से आए ना। जैसे सम्राट को सम्राट बोला जाता, वो बादशाह को बादशाह बोलते, जैसे महारों का राज्य था तो महारो बोल जाता था। जो भी है, महाराष्ट्र का नाम भी आप देखेंगे, महात्मा ज्योतिराव फुले ने लिखा है कि महारों का महाराष्ट्र ये महारों के नाम से गिरा है। इरावती कर्वे ने लिखा है, जिथे तो पोचला महार तिथपर्यंत महाराष्ट्र। मतलब अनेक जितने भी विद्वान विद्वस्त थे, सबके लोगों ने महारों का अस्तित्व स्वीकार किया है और उन्होंने उस तरह से उनका इतिहास ये करना ये किया था। तो उन्होंने अपना महारों का अस्तित्व दिखाना शुरू किया। तो महार पराक्रमी थे, शूर थे। आप देखो, महारों ने जो बुद्ध लेनी अपन देखते, ये भी महारों ने भी खोदी है। तो इनका मूल जो धर्म था ये बौद्ध था। अच्छा। ये कभी शूद्र नहीं थे,
इनको शूद्र बनाया गया। तो इनका जो अस्तित्व, इनका जो क्षत्रियत्व है, ये दिखाने की कोशिश तो मैंने कोशिश की कि भाई हमको यहाँ के जुल्मी व्यवस्था ने शूद्र बनाया, पर यहाँ के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखाल ने हमको इससे बाहर निकाल के फिर से हमारे बहुत धमकियों से लेकर गए। जी जी जी। बंसोड़े साहब, बाबा साहब कहीं पर भी हो, भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब को यहाँ पे जो नमन करने के लिए, स्तंभ को नमन करने के लिए बाबा साहब पहली बार आए थे 1 जनवरी 1927 में। तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन बाबा साहब जब यहाँ पर आए, अभिवादन किए वो शूरवीरों को, तब से लोग को यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस घटना को आप किस तरह देखते हैं? अब देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अपने को विजय स्तंभ दिखाया, इसलिए अपन उनके फॉलोअर्स है, अनुयायी है। बाबा साहब अपने अम्बेडकर ने अपने को जो जो मूवमेंट पे दिखाया, महाड़ का सत्याग्रह दिखाया, ऐसे बहुत से मूवमेंट का है जो भागे के जो अपने को बाबा साहब और अपने अम्बेडकर यानी उसको फॉलो करते। मुझे जैसे आपने देवगढ़ रोड में गए तो बाबा साहब ने वहाँ पे पहली बुद्ध धर्म की ये कहते हैं यवला की तरफ, तो नागपुर की भूमि देख के जो जो उसको एक उत्साह की तरफ, त्यौहार की तरफ जब अपन उसको उत्सव कर त्यौहार की तरफ अपन उसको मनाते। क्यों? कि अपन उनके फॉलोअर है, अनुयायी है। तो जो बाबा साहब ने बोला है उसे अपने को फॉलो करना है, ये अपन याद रख के अपन ये बाबा साहब ने बोला इनको नमन करना है। लाखों की तादाद में लोग आते हैं, नमन करते, शौर्य दिन को सलामी करते, सैल्यूट करते और चले जाते हैं। बंसोड़े साहब, अभी कल 1 जनवरी को यानी 2025 को भारत के कोने कोने से विदेशी भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं इस स्तंभ को नमन करने के लिए। तो लोगों के लिए क्या पैगाम दोगे, क्या कहोगे लोगों के लिए आप? आपको सबसे मेरा कहना है कि देखो, प्रशासन यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च के आपके लिए नियोजन करते हैं, खाने से लेके पानी से पीने से पानी ले, चलने के लिए रास्ता लेके दो, आपको आने के लिए बस तक, ठीक है। आपको चलने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, हमको 6-6, 7-7 किलोमीटर चलना आता है। उनकी कोशिश रहेंगी आपको रोकने की, आपकी कोशिश होनी चाहिए आने की, वो रोकने की कोशिश करेंगे, अपन आने की कोशिश करने की, अपनी जिद नहीं तोड़ने की। अपने जितने भी प्रोग्राम है उसकी अपनी उपस्थिति, आप लाखों से आओ, आपको यहाँ पे कोई भी कमी लगी तो आपके स्वागत के लिए और आपकी कमी दूर करने के लिए हम यहाँ पे बैठे, आप हमारे से संपर्क करें। आपको कोई भी बेफिक्र रहे कि, मेरे कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब ने मूवमेंट में चैत्य भूमि दी है, दीक्षा भूमि दी है, शौर्य भूमि दी है, सभी भूमि को नतमस्तक होने के लिए अपने को लाखों की तरफ से आना चाहिए। आप भी आइए, वेलकम, जय भीम। जी। तो दर्शकों, ये थे विवेक बंसोड़े साहब, जिन्होंने महारांच्या अस्तित्व 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगाव अस्मितेची लढाई, इस किताब के वो लेखक है। रिपब्लिकन सेना के वो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है। और हमारे पीछे जो आप विजय स्तंभ देख रहे हो, इस विजय स्तंभ को सजाने का काम हर साल विवेक बंसोड़े साहब करते हैं। आने वाले दिनों में उन्हीं के विचारों के माध्यम से, उन्हीं के ही हाथों से ऐसा ही समाज का कार्य हो, बाबा साहब के विचारों का कार्य हो, और ये कार्य आगे बढ़ाने के लिए विवेक बंसोड़े साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और फिर से एक बार 207वें भीमा कोरेगांव शौर्य दिन के अवसर पर मैं तमाम भारतवासियों को मंगल कामना देता हूं और शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। देख रहे